हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए ये दिसंबर एग्जाम आपके करीब आ चुके हैं और आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। इन एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को लाया हूँ BHDAE 182 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में देखेंगे। इससे पिछले सेशन में जैसे कि ये 2000 सॉरी जून 2025 में जो एग्जाम हुआ था, मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करवाया था, आप लोगों को पता ही है। अगर आप लोग को ऐसा स्टूडेंट्स हो जो जिसका बैक आ चुका हो एंड देखिए आप लोग का जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जिसका बैक आया है, वो क्या करता है ना, प्रिपरेशन सही से नहीं करता है। वो क्या करता है, लास्ट टाइम में जाने से पहले यानी आज एग्जाम देने जाएगा, कल देखेगा और भी जल्दीबाजी में जैसे तैसे देखेगा और एग्जाम में जाकर वो बैठ जाएगा, कुछ से कुछ है ना लिख नहीं पाएगा, है ना, जैसे तैसे करके आ जाएगा। ऐसे नहीं है भाई, आपको सही से प्रिपरेशन करना है। एग्जाम देने से पहले भाई अच्छे से भी टाइम है, प्रिपरेशन कर लीजिए, देन आप एग्जाम देने के लिए जाइए। कंप्लीट में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन लाया हूँ, उनका नोट्स लाया हूँ, ये पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगे। देखो, आपको सबसे पहले ये करना है, आप लोग चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब अभी कीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही इग्नू वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग देख सकते हैं, वीडियोस देखिए मेरे पिछले जो जून में बच्चे एग्जाम देते, वीडियोस देखिए, चेक कीजिए, कमेंट चेक कीजिए, आपको पता चल जाएंगे ना। और चैनल को जल्दी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमने इनमें दिया है, आपको ध्यान समझना है और समझने के बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ टेलीग्राम से लेना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर समझ जाएंगे तो याद करना भी आसान हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। सो आपका फर्स्ट प्रश्न है, देखिए क्या है, भाषा के स्वरूप और उसकी प्रकृति का परिचय दीजिए। आपका सबसे पहला प्रश्न है। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम होने वाला है 10 मार्क्स, ये सॉरी 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा दूं। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन पेपर देखिए प्रीवियस ईयर का BHDAE 182 आपका ये कोड है, देख सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपका जस्ट पिछले साल का है ना, दिसंबर 2024 का। तो यही आपका पैटर्न होने वाला है। इसमें जो भी पैटर्न होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये आपका टाइटल है हिंदी भाषा और संप्रेषण, ये टाइटल है। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका 2 घंटा का एग्जाम होगा। एंड अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स अधिकतम मिलेंगे। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। कितने प्रश्नों के? 5 प्रश्नों के। अंतिम प्रश्न अनिवार्य है यह बनाना। तो चलिए, ये क्वेश्चन है आपका 10-10 मार्क्स का। देखिए 10-10 मार्क्स, टोटल 5 क्वेश्चन के आपको क्या करना है, जवाब देना है। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया था, भाषा के विविध रूपों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 10 नंबर के है ना, 10 मार्क्स के पूछे गए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों पर प्रकाश डालिए। ये भी 10 मार्क्स के पूछे गए ने। नेक्स्ट है आपका, स्वर के प्रकारों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। ये भी 10 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, वर्ण का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए स्वर वर्णों की क्या कीजिए, विशेषता बताइए। और इनमें से जो भी इस साल के मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो आने वाले हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सजेस्ट किया है, तो आपको उन्हीं क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा। क्वेश्चन देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट ये करना चाहता हूँ, आप ना इस प्रैक्टिस पेपर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिएगा दिसंबर एग्जाम का। कंप्लीट प्रैक्टिस पर बना लीजिएगा, जो 2024 का है ना, 25 में एग्जाम देना, 2024 का जरूर करके जाइए। लिंग विज्ञान और लिंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, देखिए सर्वनाम और उसके प्रकारों का पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दिसंबर 2024 का बनाने, क्योंकि ये डायरेक्ट कभी कभी ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पदक्रम क्या है, सोदाहरण रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन ये 10 नंबर से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर में, देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था विषय पर विचार व्यक्त कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, अब टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 9 में टिप्पणी है, कोई 2 टिप्पणी का जवाब देना है। यहाँ पे देखिए टिप्पणी 5 नंबर की टिप्पणी है, आपको 1 पेज में लिखना है, भाषा और संप्रेषण। ठीक है, ये आपका टिप्पणी देना है इस पर। दूसरा है वर्ण और लिखने की रीति, 1 से 1.5 पेज में आपको आंसर देना है इसका, वर्ण लिखने की रीति। तीसरा क्या है, कर्ता कारक, इस पर आपको टिप्पणी देना है। चौथा क्या है, विषमयादिबोधक अव्यक्त। तो ये आपके क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, देख लीजिए ना। और देखिए 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन है 2.5 पेज में आपको लिखना है। कितने पेज में? 2.5 से 3 पेज में आपको 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
चलिए अब हम लोगों का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम लोगों का, चलिए देखते हैं क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से समझते हैं। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन आपका है भाषा के स्वरूप और उसकी प्रकृति का परिचय दीजिए। आंसर देखिए ध्यान से सुनिए, आंसर को ध्यान से सुनेंगे तो याद होगा। भाषा मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषता है। यह संप्रेषण का माध्यम होने के साथ साथ संस्कृति, परंपरा और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन भी है ना। भाषा ये सब है। आपको ध्यान देखिए, आपको ध्यान से केवल सुनना है, आपको याद होने लगेगा क्योंकि मैंने इस वर्ड्स में लिखा है ना, जिसे आप रीड करते हुए समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड। सो ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। ये नहीं सोचिए कि वे तो मैं भी पढ़ लूंगा, नहीं भाई, आप सुनेंगे तो जल्दी याद होगा। तो आपको यहाँ पे ये नहीं नाटक नहीं करना है भाई लिख लूंगा पीडीएफ से कर लूंगा। पीडीएफ से करना है, पहले आपको सुन लेना, पूरा वीडियो को वॉच करना है ध्यान से। जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊं, समझाऊं, क्वेश्चन को समझाऊं, आपको ध्यान समझना है ताकि याद रह जाए। ध्यान से सुनेंगे तो याद रहेगा। चलिए, तो भाषा का स्वरूप क्वेश्चन में पूछा गया, तो भाषा का स्वरूप, तो भाषा का स्वरूप यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन था। भाषा के स्वरूप और उसकी प्रकृति का चर्चा कीजिए, परिचय कीजिए, है ना। तो भाषा का स्वरूप देखिए, तो भाषा के निम्नलिखित स्वरूप है। भाषा के सामाजिक स्वरूप है, और भाषा के क्या है आपका ध्वन्यात्मक स्वरूप, भाषा के लेख्य स्वरूप, भाषा के सांस्कृतिक स्वरूप। तो ये सब भाषा के क्या है, स्वरूप है। और प्रकृति की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले पहला हम लोग देखते हैं सामाजिक स्वरूप, भाषा के सामाजिक स्वरूप। तो भाषा समाज में जन्म लेती है, क्या लेती है, समाज में जन्म, वहीं विकसित होती है, और समाज के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए भाषा का स्वरूप में सामाजिक स्वरूप आता है। दूसरा है क्या, ध्वन्यात्मक स्वरूप। तो भाषा ध्वनियों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। जब भी हम लोग कोई भाषा बोलते हैं तो ध्वनि सुनाई देती है, तो ध्वनि के माध्यम से ही कोई लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश जो भी बोलते हैं तो ध्वनि के माध्यम से ही बोला जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट ध्वनियां और उच्चारण पद्धतियां होती है। तीसरा आपका यहाँ पे है लेख्य स्वरूप। भाषा केवल बोलकर ही नहीं बल्कि लिखित रूप में भी प्रकट होती है। सही बात है। लेखन ने भाषा को स्थायित्व और परंपरा दी। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक स्वरूप। भाषा का सांस्कृतिक स्वरूप क्या कहता है, भाषा किसी समाज की संस्कृति, परंपरा और विचारधारा का वाहक होती है। अब भाषा की प्रकृति पर देखते हैं हम लोग। तो भाषा की प्रकृति की बात करें तो मानव संप्रेषण का साधन है भाषा की प्रकृति। यह विचार, भाव और ज्ञान को साझा करके करने का प्रमुख साधन है। भाषा की प्रकृति में भाषा के क्या है, परिवर्तनशीलता। तो भाषा स्थिर नहीं होती है, समय और परिस्थिति के अनुसार भाषा क्या होती है, बदलती रहती है। नेक्स्ट है आपका मनमाना स्वरूप। शब्द और उनके अर्थ का संबंध स्वाभाविक नहीं बल्कि परंपरागत और मनमाना होता है। प्रतीकात्मक, इसकी प्रकृति है, भाषा वस्तुओं और भावों को शब्द प्रतीकों के माध्यम से क्या करती है, व्यक्त करती है। नेक्स्ट है आपका नियमबद्धता। प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरण, संरचना और प्रयोग के नियम होते हैं। लास्ट है आपका रचनात्मक। भाषा के माध्यम से नए नए वाक्य और विचार गढ़े जा सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। स्वर एवं व्यंजन वर्णों की क्या कीजिए, चर्चा करते हुए उनके उच्चारण स्थान का भी रेखांकित कीजिए। तो मतलब उच्चारण स्थान भी बताना है इनका। तो पहला क्या है, स्वर। तो आप लोग जानते हैं ना स्वर क्या होता है, ओ आ ई हर्षई दुर्गई, ये सब क्या होता है, स्वर होता है। स्वर, स्वर ये ध्वनियां है, ये क्या है, ध्वनि है, जिनके उच्चारण में कहीं भी वायु का अवरोध नहीं होता है। ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। जैसे कि हिंदी के स्वर क्या है, आपको पता है ना, अ आ, छोटी बड़ी, हर्षे दुर्गे उ, छोटी ऊ बड़ी ऊ, री ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है, हमारा स्वर है। ठीक है, तो स्वर का उच्चारण स्थान तो यहाँ पे अ आ, तो अ आ कंठ से बोला जाता है, कंठ के गले से। ठीक है, यानी गले से। यही बताने के लिए कह रहा था। छोटी ये बड़ी, तो ये तालु यानी जीभ तालु से मिलकर ये बोले जाते हैं। ई, तो किससे बुलाते हैं, जीभ के तालु से मिलकर बोले। और नेक्स्ट है आपका ऊ, तो ऊ ओष्ठ से बोला जाता है, किससे, ओष्ठ से। ठीक है, यानी होठों से। नेक्स्ट है आपका री, तो री आपका मूर्धा या जीभ की नोक तालु से बोले जाते हैं। ए ऐ कंठ तालु या गले या और तालु दोनों से बोले जाते हैं। ओ ओ आओ,
वो कंठ कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, कंठोष्ठ से, ठीक है, जैसे गले और होंठ दोनों से। आपका व्यंजन की बात करें तो भैया स्वर की मदद से भाई जो जिसमें स्वर की हेल्प होती है वो व्यंजन होता है। स्वर की मदद से कोई वर्ड्स बनाए जाते हैं तो ये व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में कहीं ना कहीं वायु का अवरोध होता है और ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो पाते हैं, इन्हें स्वर की आवश्यकता से। तो स्वर, ये व्यंजन वो होता है ना जिनमें स्वर की हेल्प लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, व्यंजन वर्ण के वर्ग और उच्चारण स्थान क, तो क में आपको क्या क्या सुनाई दे रहा है? अ सुनाई दे रहा है। तो क में, क क्या है भाई? व्यंजन है। और क में अ सुनाई दे रहा है, मतलब स्वर सुनाई दे रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। क में क्या क्या? क वर्ग में जितने भी आते हैं ये सभी क्या है? आपके व्यंजन है। क वर्ग, ख वर्ग है ना, क ख ग, क से लेके ज्ञ से ज्ञान तक ये आपके व्यंजन आते हैं। तो क ख ग घ ये कंठ होता है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। नेक्स्ट है आपका च वर्ग। च वर्ग में च छ ज झ, यहाँ ये तालु से उच्चारण होता है। ठ वर्ग में ट ठ ड ढ न मूर्धा से उच्चारण होता है। और 4 नंबर में त वर्ग में त थ द ध न, ये दंत से है। प वर्ग में प फ ब भ म, है ना, ये ओष्ठ से। तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, मूल स्वर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। हिंदी भाषा में स्वर वे ध्वनियां होती है जिनके उच्चारण में वायु का प्रवाह बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलता है। इनमें व्यंजनों की तरह कहीं भी अवरोध नहीं होता है। देखो, स्वरों में दो प्रकार, स्वर में भी दो प्रकार माने गए हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में गौण स्वर, दीर्घ स्वर और संधि स्वर आ जाते हैं। तो मूल स्वर क्या, ये देखिए, तो वे स्वर जिनसे अन्य स्वरों की उत्पत्ति मानी जाती है, जिनसे क्या होती है? अन्य स्वरों की उत्पत्ति मानी जाती है, वो मूल स्वर क्या कहलाते हैं। ठीक है। और हिंदी में अ, ई, हर्षेउ, री, ओ को मूल स्वर माना गया है। इन मूल स्वरों से दीर्घ स्वर आ, ई, उ, स्वर संयुक्त स्वर ए, ओ तथा अन्य स्वर रूपों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, जैसे अ, से आ, है ना, आ, ये मूल स्वर है। ई, हर्षेउ, दीर्घेउ, ए, मिलके ऐ। ठीक है, ओ, औ, है ना, ओ और अ मिलके औ। तो अब इसकी विशेषता है कुछ, वो भी देख लीजिए। तो इसकी विशेषता देखिए स्टूडेंट्स, पहला है क्या? मूल स्वर संख्या में कम होते हैं परंतु सभी स्वरों का आधार इन्हीं से बनता है। ठीक है। दूसरा क्या है आपका? इनसे दीर्घ और संयुक्त स्वर विकसित होते हैं। भाषा विज्ञान में इन्हें क्या कहा गया है? प्रकृत स्वर या मूल ध्वनि भी कहा गया है या कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वर्ण की परिभाषा देते हुए व्यंजन वर्णों की विशेषताएं बताइए। अब इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, भाषा के उच्चारण योग्य सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं? सबसे छोटे इकाई को वर्ण कहते हैं, है ना। जब हम किसी ध्वनि को, इसको अलग तरीके से आप समझिए, जब हम किसी ध्वनि को अलग अलग स्पष्ट रूप से उच्चारित कर सकें, वह क्या हो जाता है? आपका वर्ण हो जाता है। ठीक है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। तो वर्ण से समझते हैं ना, क ख ग घ, है ना। तो क ख ग घ और अ आ इ, यानी स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं? एक वर्ण बनते हैं। ठीक है। तो हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो ये आप लोग जानते ही हो। स्वर के बारे में पहले से चर्चा कर दिया गया है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ण का परिभाषा देते हुए यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, व्यंजन वर्णों की विशेषता बताना। ठीक है, चलिए व्यंजन वर्ण आप देखते हैं हम लोग। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में वायु का प्रवाह कहीं न कहीं अवरुद्ध होता है और जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव नहीं होता है। इन्हें स्वर की सहायता से उच्चारित करना पड़ता है। व्यंजन को किसकी सहायता से उच्चारित करना पड़ता है, यानी बोलना पड़ता है? व्यंजन को स्वर वर्ण की, स्वर्ण वर्ण, है ना, मतलब स्वर की मदद से बोला जाता है व्यंजन को। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनकी विशेषता के बारे में बताना था हमें। तो व्यंजन वर्ण की विशेषता, स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। जैसे व्यंजन अकेले उच्चारित नहीं होते, हो सकते, इन्हें स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे कि क, क को
तो न क के लिए भाई अ लगता है, क जब बोलते हैं तो उसमें अ सुना देता है, स्वर कौन सा लगता है, अ का, है ना। तो क और अ मिलके तब बनता है क, ठीक है। और वायु का अवरोध होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं वायु का रास्ता जीभ, दांत, होंठ, तालु, मुर्दा या कंठ से रुकता है, तो ये सब समझिए। नेक्स्ट है संख्या। तो व्यंजन की अगर बात करें तो हिंदी में कुल 33 व्यंजन माने जाते हैं, ठीक है, और 11 स्वर। और यहाँ पर देखिए वर्गीकरण की बात करें तो इस तरह से लिखा जाता है व्यंजन को, क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में छ छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, है कि नहीं। त वर्ग की बात करें तो त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, और शेष जो बचता है वो य र ल व, तलिप स मूर्धन्य स दंत स ह, है ना, अक्षत्र ज्ञ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5वां नंबर में इसकी विशेषता है उच्चारण स्थान निश्चित। प्रत्येक व्यंजन का एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है, जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। अगला क्या है, स्वर के सहायक होते हैं। तो स्वर के सहायक, व्यंजन स्वर के साथ मिलकर शब्द और अर्थपूर्ण ध्वनियां बनाते हैं। व्यंजन क्या बनते हैं, स्वर के साथ मिलकर अर्थपूर्ण क्या बनाते हैं, ध्वनियां बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है संज्ञा और उसके प्रकारों पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन आंसर हैं। भाषा में संज्ञा और उनके प्रकारों पर चर्चा कर रहे हैं। तो भाषा में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, कोई व्यक्ति, वस्तु या खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान, ये सब क्या होता है भाई, इनके नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, पता है ना। जैसे कि संज्ञा में आपका राम, सीता, गीता, कुत्ता, बिल्ली, दिल, ईमानदार, प्रेम, पुस्तक आदि, ये सब क्या है, संज्ञा है ना। संज्ञा के प्रकार की बात करें तो भाई संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान, नाम का बात होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति भर का बोलता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे कि राम, सीता, दिल्ली, गंगा। कोई खास नाम जिसके बारे में जो बताता है, विशेष व्यक्ति, वस्तु या नाम की जो विशेषता को बताता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे आगे जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का जो बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़का एक जाति है, लड़की का पूरी जाति है, शहर का पूरा जाति, नदी, पुस्तक, पेड़, ये सब एक जात होता है ना, एक ही प्रकार के होते हैं। तो ये आपका कॉमन में आ गया, ठीक है। तो कॉमन वाले जितने भी चीज होंगे वो जातिवाचक संज्ञा होंगे। नेक्स्ट है द्रववाचक। द्रववाचक यानी किसी पदार्थ या धातु या द्रव का नाम बताता है, जो विशेषता को बताता है, ये क्या होता है, द्रववाचक। जैसे कि सोना कोई द्रव है ना, चांदी द्रव है, कोई यानी कोई पदार्थ है, दूध, तेल, लकड़ी, ये सब सभी सामान सामान जो आते हैं वो सब आ जाते। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे आपका भाववाचक संज्ञा, किसी गुण, अवस्था या भावना अमूर्त वस्तु का जो बोध कराती है, जैसे सुंदरता, है ना, ये भाव है, जिसे भाव का मतलब जिसके फीलिंग से हम लोग पता करते हैं, है ना। तो ये सुंदरता, बुद्धि, प्रेम, भावना, दया, क्रोध, सत्य, ये सब एक भावना है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। 5वां है आपका समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह या झुंड का जो बोध कराता है, जैसे कि भीड़, है ना, भीड़, भीड़, सेना, है ना, भीड़, ये से और ना है, ये क्या है, ये सेना है, टोटल सेना है, ठीक है। वर्ग, टोली, परिवार, तो जिसमें एक समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, आपका क्या कहलाता है, वो समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वनाम का स्पष्ट। सर्वनाम का स्पष्ट करते हुए उसके भेदों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। चलिए, सर्वनाम क्या है स्टूडेंट्स, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जब संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से भाषा में बोझिलता आती है तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, सर्वनाम करते हैं। मतलब कि जो संज्ञा के बदले यूज होता है, प्रयोग होता है, वो क्या आपका सर्वनाम होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो राम पढ़ाई करता है, राम बहुत मेहनती है, तो यहाँ राम क्या है भाई, कोई शब्द है, यानी कोई नाउन है, ठीक है। राम कोई नाउन है और राम के बदले आगे क्या है, वो बहुत मेहनती है। तो यहाँ राम पढ़ाई करता है, राम बहुत मेहनती है, तो ये बार बार राम का नाम आ रहा है, उसके बदले राम के बदले हमने वह का यूज कर दिया कि वह मेहनती है, तो यहाँ नाम को हटा दिया गया। तो यही राम के बदले जो यूज हुआ वो क्या है, सर्वनाम है। तो राम के बदले वह का यूज हुआ, वह सर्वनाम है। जो संज्ञा की बात करें, संज्ञा राम है और वह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या फिर जिसके संबंध में कुछ न कुछ कहा जाए उसके लिए होता है, वो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? और जैसे कि यहाँ पे मैं, हम, तू, तुम, वह, ये सब आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति पर, किसी अन्य व्यक्ति पर का स्वामित्व या कब्जा होता है, दर्शाने के लिए क्या किया जाता है। अंग्रेजी के निजवाचक सर्वनाम है मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसका, है ना, उनका और जिसका, ये सब क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यहाँ पे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का क्या होता है, बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यह, ये, इन्होंने, वह, वे, उन्होंने, तो ये निश्चय है ना, निश्चित है कि भाई ये वे, तो वे ही, ठीक है ना, इन्होंने तो इन्होंने ही, तो जिसके बारे में खास तौर पर फोकस किया जाता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में कहलाता है। आगे आता है प्रश्नवाचक, तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक शब्द, एक शब्द जैसे कौन, क्या, जो, ये प्रश्न वाला शब्द है ना, तो ये क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रयोग प्रश्न पूछते समय किया जाता है। अतः संक्षेप में प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछते समय किसी वस्तु या वस्तु के स्थान पर किया जाता है। ठीक है? आपका अगला है अनिश्चयवाचक। ठीक है? अनिश्चयवाचक किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो बोध कराते हैं। उदाहरण कोई, कोई सा, कुछ, किसी, मतलब कि अनिश्चित है भाई, कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, इसमें से मतलब कि कोई, कोई सा, कुछ, किसी की, ना, तो ये सब ऐसे मतलब जो जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कि निश्चय नहीं है कि भाई हाँ वो ही होगा, जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है। जैसे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो किसी ने खटखटाया, तो ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ कौन हो सकता है। ठीक है? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है। आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध व्यक्त जो करने वाले जो शब्द होते हैं संबंधवाचक, जैसे कि जो, सो, जो कोई, जिसे, जिस, तो ये सब वाले जो वर्ड होते हैं, ये आपका सर्वनाम, ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो जैसे कि जो मेहनत करता है, तो जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो यहाँ पे जो क्या करते हैं भाई, संबंध को बताते हैं कि जो मेहनत करता है। ठीक है? तो इस संबंध के बारे में विशेषता बताता है। ये हो गया। सातवां है आपका परस्परवाचक सर्वनाम, आपसी संबंध या एक दूसरे के साथ जो विरोध कराते हैं, जैसे एक दूसरे, परस्पर, ये सब वर्ड जब यूज होते हैं वो आपका क्या होता है, परस्परवाचक सर्वनाम। दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो एक दूसरा क्या है, एक परस्परवाचक सर्वनाम। ठीक है? चलो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद क्रम को साधारण स्पष्ट कीजिए। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का निश्चित क्रम या व्यवस्था ही क्या कहलाता है, पद क्रम कहता है, या फिर इन्हें इंग्लिश में कहता है वर्ड ऑर्डर। ठीक है? इसे कहा जाता है। भाषा के वाक्यों को स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण सम्मत बनाने के लिए पद क्रम का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे कि हम लोग कोई बात किसी को बोलते हैं, तो हम उल्टा पुल्टा कुछ भी बक देंगे तो मजा आएगा समझने में। जैसे कि मुझे स्कूल जाना है, तो मैं ऐसे तो नहीं बोल पाऊंगा ना, ऐसे है स्कूल जाना मुझे, तो ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो उसका पद क्रम सही नहीं होगा, ये वाक्य सही नहीं बनेगा। ठीक है? तो वाक्य सही होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, तभी वो आपका पद क्रम में रहेगा। हिंदी में सामान्य पद क्रम देखिए, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, जैसे इंग्लिश में रहता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसी तरह से इसमें भी कर्ता, कर्म और क्रिया को ध्यान देना पड़ता है, तभी एक क्या बनता है, सही पद क्रम। ठीक है? पद बनता। जैसे उदाहरण, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर कर्ता क्या है, राम है, कर्म क्या है, पुस्तक है, और क्रिया क्या है, पढ़ना। ठीक है? पढ़ी है मतलब पढ़ना, ये आपका क्रिया है, काम यहाँ क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, तो यहाँ पद क्रम क्या है, सही है, उल्टा पुल्टा नहीं। अगर इसको हम लोग लिख देते हैं पढ़ी पुस्तक राम ने, तो ये उल्टा पुल्टा बोला क्या, तो ये पदक्रम उल्टा है, तो ये पदक्रम नहीं कहलाएगा। ठीक है? ये क्रम नहीं, यह देखो है ना, वाक्य अर्थ तो देगा परंतु वह सहज और सामान्य नहीं है, इसलिए वो पदक्रम नहीं कहलाएगा। ठीक है? चलो, जैसे सीता फल खाती है, तो कर यहाँ पर सीता क्या है, कर्ता है, और कर्म है आपका फल, क्रिया है खाना। ठीक है? हाँ, तो ये हो गया आपका सही पदक्रम। ये क्या है, ये सही पदक्रम है। चलो अब देखो, ये मैंने आपको जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले थे वो दे दिया मैंने आपको। अब हम लोग टिप्पणियां देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, टिप्पणियां। तो टिप्पणियां में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो मैंने लिया आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाचन कौशल इस ईयर के लिए। तो वाचन कौशल क्या है, इस पर टिप्पणी देना है, एक पेज के लिए लिखना है या एक पेज 1.5 पेज में लिखना है आपको। वाचन कौशल से अभिप्राय लिखित सामग्री को शुद्ध, स्पष्ट और भावपूर्ण ढंग से पढ़ने की क्षमता से है। यह भाषा अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है।
अच्छे वाचन कौशल में उच्चारण की शुद्धता, शब्दों की स्पष्टता, उचित गति, स्वाभाविकता तथा भाव अभिव्यक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। वाचन दो प्रकार का होता है, मुख वाचन और स्वर वाचन। मुख वाचन क्या है, ज्ञानार्जन तथा समझ के लिए आवश्यक है, जबकि स्वर वाचन कक्षा अध्यापन और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण होता है। सही वाचन कौशल से विद्यार्थी न केवल भाषा को अच्छे से समझ पाते हैं, बल्कि वह अपनी अभिव्यक्ति को भी प्रभावी बना पाते हैं। यही कारण है कि वाचन कौशल को भाषा शिक्षा का आधार माना जाता है। दूसरा आपका लिया मैंने क्वेश्चन 9, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, है ना, यानी मिला हुआ वाक्य हो, वो मिश्र वाक्य होता है। वे समान रूप से स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन अथवा क्योंकि, किंतु, ताकि जैसे समुच्चय वाचक अवयव से जो जुड़े होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, इसमें सभी उपवाक्य अपने अपने अर्थ में पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, राम पढ़ाई करता है और सीता खेलती है। तो यहाँ पे मिक्स किया गया है, दो सेंटेंस को, दो वाक्य को क्या किया गया, मिक्स किया गया, तो इसलिए मिक्स वाक्य। यहाँ साफ साफ लिखा है, यहाँ दोनों उपवाक्य स्वतंत्र भी है और मिलकर एक वाक्य भी बना रहे हैं ना। इसी प्रकार वह मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं होता है। तो यहाँ पे दो बात है, लेकिन सही बात लिखा है, लेकिन दो बात मिला हुआ है, मिक्स किया गया है ना। यहाँ पे मिक्स किया हुआ मेहनत करता है, फिर लेकिन है, सफल नहीं होता है, ये सब मिक्स किया गया है ना, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टैंड। सो वाक्य भाषा को विस्तार और स्पष्टता प्रदान करता है तथा विचारों और प्रभावी रूप से व्यक्ति को समझने में, व्यक्त करने में क्या करता है, सहायक करता है। आपका नेक्स्ट है वर्ण विचार। चलो वर्ण विचार देखिए। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का वह भाग है जिसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के स्वरूप, भेद, उच्चारण और उनके आपसी मेल पर विचार किया जाता है। भाषा की मूल ध्वनिया को जब लिखित रूप में दर्शाया जाता है तो वे वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जानवे करते हैं। वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर की बात करें तो जो स्वर क्या, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, सही दुर्गई, अ, आ, ई, सही दुर्गई पूरा, तो ये 11 जगह क्या होते हैं, स्वर होते हैं। आपका व्यंजन आता है, व्यंजन में जिनकी उच्चारण स्वरों की सहायता से ली जाती है, जैसे क, ख, ग, घ, क से लेकर क्या तक, ये सब क्या है, व्यंजन है। वर्ण विचार हमें वर्णों के सही उच्चारण, लेखन और उनके नियमों को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट आपका लिया मैंने देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि पर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है, सो देवनागरी लिपि मैंने लिया, देख लीजिए। चलिए, देवनागरी एक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली सहित कई भारतीय भाषाओं के लिए लेखन प्रणाली के रूप में कार्य करती है। देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसकी एक अनूठी विशेषता प्रत्येक अक्षर के रूप में खींची जाने वाली शिरोरेखा है। इसे एक ध्वन्यात्मक लिपि माना जाता है क्योंकि इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। इसमें स्वरों और व्यंजनों को वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकृत किया गया है। आज के समय में कंप्यूटर और तकनीक क्षेत्रों में भी इसका क्या है, व्यापक प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपका देख लीजिए, महाप्राण व्यंजन। तो ये भी आपका टिप्पणी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सो ध्यान दीजिए आप लोग। टिप्पणी है, महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, प्रत्येक वर्ग का। इसके अलावा सभी उष्म व्यंजन जैसे श, ह, स, ह, तो ये ताले मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये भी क्या आपके महाप्राण में आते हैं। ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन में आते हैं। उदाहरण के लिए क वर्ग में आपके प्रत्येक वर्ग में, मतलब क वर्ग में ख और घ क्या है, महाप्राण है। च वर्ग में छ और थ क्या है, छ और झ, है ना। तो ये उष्मा जो पैदा करता है भाई, तो ये आपका महाप्राण में आता है। अब आता ट वर्ग में, सभी में दो दो, ट वर्ग में ठ और ढ, ये आपका महाप्राण व्यंजन है।
त वर्ग में थ और ध महाप्राण व्यंजन है। प वर्ग में फ और भ महाप्राण व्यंजन है। इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय ह जैसी ध्वनियां क्या होती सुनाई देती है। ठीक है, चलो अब हम लोग कर्म कारक देखते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक वह कारक होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है ना। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जो कर्म कारक में इसका जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, वो को है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, जो कई बार वाक्यों में छिपा भी रह सकता है। कर्म कारक हमें यह बताता है कि क्रिया किसके साथ किसके लिए की जा रही है। उदाहरण, मोहन ने सांप को मारा। देखो यहाँ पे को है, तो को आपका क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, सांप को, तो यहाँ पर को आपका किससे जुड़े हुए हैं, कर्म कारक से। तो कर्म किसके लिए हो रहे हैं, सांप के लिए हो रहे हैं। ठीक है, रोहन आम खाता है, तो यहाँ आम कर्म कारक है और यहाँ पे कर्म कारक है आम। ठीक है, बट ये को हमारा क्या आ जाता है, देख लो। ये आप लोग समझ लेना, कर्म कारक में जो हम को आ गया, ये कर्म कारक को डिपेंड करते हैं, समझाते हैं, इसकी विभक्ति है ये। तो ये को हमारा इसमें विभक्ति है। आपने जहां पर यहाँ पर देखा कर्म आम, रोहन ने आम खाता है, तो यहाँ रोहन आम को खाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, रोहन आम खाता है या फिर रोहन आम को खाता है। तो यहाँ को जो है साइलेंट है, मतलब क्या है, को क्या है, को आपका यहाँ पर साइलेंट है। रोहन आम खाता है यानी रोहन आम को खाता है, तो आम के लिए को का प्रयोग साइलेंट है, बट ये को हमारा यहाँ पे कर्म कारक में विभक्ति है। सरल शब्द में कहा जाए, वाक्य में क्या या किसको का उत्तर देने वाला शब्द क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। आपका नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट है श्रवण कौशल। तो इसको थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा छोटा हो गया है, आप लोग समझ लीजिएगा इसे ना, पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा श्रवण कौशल को। ठीक, पीडीएफ में आप लोग ना सही पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भी सुना देता हूँ। श्रवण कौशल का अर्थ है किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और उसका सही अर्थ ग्रहण करना। यह केवल कानों से सुनना नहीं बल्कि मानसिक रूप से सक्रिय होकर संदेश को समझने की प्रक्रिया है। यह भाषा सीखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। श्रवण कौशल के विकास से व्यक्ति बेहतर संवाद कर पाता है, संबंधों को सुधारता है और गलतफहमियों से बचता है और ज्ञान प्राप्त करता है। एक अच्छा श्रोता वक्ता के शब्दों के साथ साथ उसकी शारीरिक भाषा को भी समझता है, जिससे बेहतर समझ विकसित होती है। शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया में इसका विशेष महत्व होता है। लास्ट है आपका स्टूडेंट्स आंगिक संप्रेषण। इसे देखिए, ये लास्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में से लास्ट है। तो आंगिक संप्रेषण और आंगिक संप्रेषण गैर मौखिक संचार का रूप है, जिसमें व्यक्ति अपनी बात को बिना शब्दों के शारीरिक हाव भाव, संकेतों और मुद्राओं के माध्यम से व्यक्त करता है। इसमें चेहरे के भाव, हाथों और इशारों, आंखों का संपर्क, बैठने और खड़े होने का तरीका यानी मुद्रा और शरीर के अन्य अंग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यह हमारे विचारों और भावनाओं को दर्शाने का एक शक्तिशाली तरीका है और अक्सर मौखिक संचार से अधिक प्रभावी हो सकता है। यह हमारे विचार और भावनाओं को दर्शाने का एक शक्तिशाली तरीका है जो अक्सर मौखिक संचार से अधिक प्रभावी हो सकता है। आंगिक संप्रेषण हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और संवाद को बेहतर बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए सिर हिलाकर सहमति देना, क्रोध में आंखें दिखाना आंगिक संप्रेषण का ये क्या है, हिस्सा है। इस तरह से कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया स्टूडेंट्स। कंप्लीट जो नोट्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करवा दिया मैंने आपके लिए। तो भैया आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आगे देखिए टेलीग्राम, यही है आपका, ये टेलीग्राम आईडी है, आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, खोजने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मुझसे जुड़े रहना है, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मुझसे जुड़े रहना है। आप लोग इसके लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, इंस्टा को, इंस्टा में आप लोग कोई भी डाउट हो पूछिए, हमसे बात कीजिए, इंस्टा को फॉलो कीजिए। इंस्टा में भी मोटिवेशन से रिलेटेड रील्स अपलोड करता हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड रील्स अपलोड करता हूँ, तो आप लोग जरूर फॉलो कीजिए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। मेरे साथ, मेरे क्लास में मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप लोग, मुझे से जुड़ जाना है। ठीक है, ऐसा जुड़ जाना है कि भाई हम लोग एक से हैं, है ना, एक साथ हैं। सो ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय,
जानने से पहले स्टूडेंट्स बोलिए मेरे साथ मिलकर, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।